नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लिया था। दोस्तों, हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा। अब दोस्तों हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, यहाँ भी क्या थे? कबीले थे। दोस्तों, हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि अनेक परिवारों से मिलकर क्या बने थे? कबीले बने थे। कबीलों से मिलकर दोस्तों क्या बने थे? विष बने थे। और विष जो बने थे, जो विष का प्रधान था उसे क्या कहा जाता था? अर्थात विष के प्रधान को दोस्तों विषपति कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? विषपति कहा गया था। जबकि दोस्तों अनेक विषयों से बनकर क्या बने थे? जन बने थे। और जन के प्रधान को क्या कहा गया था दोस्तों? राजा कहा गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक संस्था और उभर कर सामने आई। विभिन्न जनों से मिलकर क्या बनते थे? जनपद या राष्ट्र बनते थे। दोस्तों यहाँ विभिन्न जनों से मिलकर क्या बने? जनपद या राष्ट्र बने। और राष्ट्र की प्रथम अवधारणा हमें इस सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ जो जनपद बने थे, जो जनपद का प्रधान था या स्वामी था, वो कौन होता था दोस्तों? वो भी राजा ही होता था। अर्थात इस युग में दोस्तों राजा की शक्तियां कैसी हो गई? अर्थात जो ऋग्वैदिक काल था उसमें राजा शक्ति कैसी थी? सीमित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियां कैसी हो गई? बढ़ गई, अर्थात अधिक हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राजा प्रजा से नियमित कर प्राप्त करने लगा। अर्थात अब यहाँ पर प्रजा राजा को नियमित क्या देने लगी? कर देने लगी। जबकि ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो प्रजा थी वो राजा कैसा कर देती थी? अपनी स्वेच्छा के आधार पर कर देती थी, अर्थात अब की मर्जी के आधार पर कर देती थी। जबकि अब राजा प्रजा पर से क्या लेने लगा? नियमित कर लेने लगा। तो इस कर को भी क्या कहा गया? बलि ही कहा गया। वहां भी जो स्वैच्छिक कर था उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। अर्थात ये जो कर होता था ये क्या होता था? कुल उत्पादन का, अर्थात प्रजा के पास जितना उत्पादन होता था उस उत्पादन का 1/16वां भाग होता था। अर्थात कह सकते 1/16वां भाग होता था। अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर कि दिशाओं के आधार पर भी इस सभ्यता में, अर्थात इस काल में दिशाओं के आधार पर भी राजाओं के अलग अलग नाम थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दिशाएं थी उनके आधार पर भी राजा के क्या थे? अलग अलग नाम थे। अर्थात हम बात करें यहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अर्थात जो पूर्व का जो राजा होता था उसे कहा जाता था सम्राट। जो पूर्व का राजा होता था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। जबकि जो पश्चिम का राजा होता था उसे कहा जाता था सौराट। पूर्व का सम्राट तो पश्चिम का सौराट। और जबकि जो उत्तर का राजा होता था उसे कहा जाता था विराट। क्या कहा जाता दोस्तों? विराट। और जबकि जो दक्षिण का राजा होता था उसे कहा जाता था भोजराज। हम इनको एक उससे भी याद रख सकते हैं, जैसे देखिए पूर्व का सम्राट तो पश्चिम का सौराट। तो दोस्तों यह विराट कैसे याद रहेगा? क्योंकि उत्तर में क्या है हमारे पास? विशाल हिमालय है। क्या है? विराट हिमालय है। तो यहाँ कह सकते हैं कि उत्तर जो राजा हो सकता था वो कैसा था? विराट था। जबकि दक्षिण में क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। तो यहाँ का जो राजा था उसे क्या कहा जाता होगा? भोजराज कहा जाता। ये थी ट्रिक्स थी जो मैं आपको बताई, वरना आप ऐसे याद रख सकते हो सम्राट, सौराट, विराट, भोजराज। अर्थात पूर्व का राजा सम्राट, पश्चिम का सौराट, उत्तर का विराट तो दक्षिण का भोजराज। अब बात करें हम यहाँ से राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा को सलाह देने के लिए क्या होती थी? एक मंत्री परिषद होती थी। उसको क्या कहा जाता था? उसे रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। अब रत्नी को भी हम यहाँ प्रमुख जो रत्नी के अधिकारी होते थे उनके बात करेंगे। एक पहला होता था अक्षवाप। क्या होता था? अक्षवाप। अर्थात ये क्या होता था? राजा का एक विशेष मित्र होता था जो राजा को ध्रुत कीड़ा अर्थात जुआ या पासे खेलने में क्या करता था? मदद करता था। वो होता था अक्षवाप। दूसरा होता था दोस्तों भागदूत। भागदूत क्या होता था? यह कर संग्रह का अधिकारी होता था। अर्थात प्रजा जो राजा को कर देती थी वो यह अपने कोष में जमा करता था। अर्थात कर संग्रह का क्या होता था? ये प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? भागदूत। दोस्तों तीसरा था सूत।
सूत कौन होता था? राजा का सारथी। अर्थात सूत जो था वो राजा का एक विश्वास पात्र सारथी था जो राजा के रथ को चलाता था। तीसरा तो दोस्तों पालागल, ये राजा का प्रमुख सलाहकार अथवा मित्र होता था, जिसे कहा जाता था पालागल। दोस्त अगला था दोस्तों गोविकर्तन, अर्थात गोविकर्तन था जो वन प्रदेश होता था, अर्थात राजा के क्षेत्र में जितने भी वन प्रदेश आते थे सब वन प्रदेश का ये क्या होता था? एक प्रमुख अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था गोविकर्तन। अगला था दोस्तों सेनानी, ये क्या था? राजा की सेना का प्रमुख सेनापति होता था। अगला तो दोस्तों पुरोहित, अर्थात यह राजा के धार्मिक कार्यों का प्रमुख अधिकारी होता था, अर्थात राजा के राज्य में जितने भी धार्मिक कार्य होते थे सब किसकी देखरेख में होते थे? पुरोहित की देखरेख में होते थे। आगे हम बात करें तो दोस्तों राजा पर नियंत्रण करने की एक संस्था होती थी जिसे क्या कहा जाता? सभा व समिति कहा जाता था। अगर राजा पर नियंत्रण करने की एक संस्था होती थी जिसे क्या कहा जाता था? सभा व समिति कहा जाता था। एक था दोस्तों विधव, अर्थात जो सभा और समिति हमने क्या पढ़ा था? विधव वहां पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन दोस्तों यहाँ विधव नाम की जो समिति थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। आगे बात करें सभा और समिति की, तो यहाँ ऋग्वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किनको? सभा और समिति को। अर्थात सभा और समिति को ऋग्वेद में, किसमें? सॉरी अर्थवेद में दोस्तों, अर्थवेद में प्रजापति की क्या कहा गया है? दो पुत्रियां बताया गया है, किसको? सभा और समिति को अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा 4 प्रकार के यज्ञ करता था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजा 4 प्रकार के यज्ञ करता था, अर्थात पहले जो यज्ञ था वो था राजसूय। अर्थात राजसूय क्या था कि राजा बनने से अवसर पर राज्याभिषेक के समय, अर्थात राजा जो कोई राजकुमार राजा बन रहा है तो राजा बनने से पूर्व या उसके बाद एक यज्ञ करता था, उसका नाम होता था राजसूय यज्ञ। अर्थात आपने देखा होगा महाभारत में जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बनते हैं तो वो क्या करते हैं? एक राजसूय यज्ञ करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है अश्वमेध यज्ञ। ये राजा अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए, राजा अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए अपनी सेना या अश्व भेजता था, अर्थात वो सेना या अश्व को जहां जहां जो जाते थे वहां वहां तक राजा की सीमाएं होती थी। आपने देखा होगा रामायण में जो भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटते हैं और राजा बनते हैं तो क्या करते हैं? अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं, और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। आगे बात करें दोस्तों वाजपेयी यज्ञ। यह यज्ञ मनोरंजन के लिए किया जाता है, अर्थात इसमें रथ दौड़ और घुड़दौड़। वाजपेयी यज्ञ क्या था? मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था, जिसमें क्या करते थे? रथ दौड़ होती थी या घुड़दौड़ होती थी या अन्य खेल होते थे। दोस्तों आपने बाहुबली फिल्म में इसको देखा है कि वो क्या करते हैं? एक वाजपेयी यज्ञ करते हैं, अर्थात तो क्या होते हैं? 2 रथ दौड़ाए जाते हैं। अगला है अग्निष्टम यज्ञ। दोस्तों ये सबसे अनोखा और विशिष्ट यज्ञ होता था। इसमें क्या करते थे कि राजा 1 साल तक सन्यासी रूप में रहता था, राजा 1 साल तक सन्यासी रूप में रहता था। यज्ञ करने पर पशु बलि व सोमरस बनाया जाता था, अर्थात राजा 1 वर्ष तक सन्यासी वेश धारण करके रहता था और 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद उस राजा पशु बलि देता था और क्या बनाया जाता था? सोमरस भी बनाया जाता था। तो दोस्तों ये थे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।